जब मैं हिंदू शब्द का प्रयोग करती हूँ, मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो इस देश के निवासी हैं, उसमें मैं सबको सम्मिलित कर रही हूँ। हिंदू शॉर्ट फॉर्म है। आक्रांताओं को छोड़कर अब मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को छोड़कर ये सब एक्सकवेशंस में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आई हैं वो तो हमारे देश के इतिहास को, जो पश्चिमी इतिहासकार कहते हैं, उससे बहुत पीछे लेके जा रही हैं। एक हमारे को सबूत मिलता है, वो मध्य प्रदेश से मिलता है। तो मध्य प्रदेश में एक साइट है भगोर, और उसका एक्सकवेशंस आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है और उनके बीच में सहमति है, विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने उस साइट को 9000 BC डेट किया है। जो सांची स्तूप हम देखते हैं वो उस समय का है, अशोक के 100 वर्ष बाद का। वहाँ पर हमको 631 शिलालेख मिले हैं। ये शिलालेख सारे पब्लिश हो चुके हैं और आजादी के बाद नहीं, आजादी के पहले। When we discuss Indian history, we have to realize कि मध्यकाल से पहले किसी को कोई आपत्ति नहीं थी इस सभ्यता से, इस संस्कृति से। उनको गर्व था कि हम इस सभ्यता के हिस्से बन गए और उनके इतने सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। प्रॉब्लम होती है 7वीं शताब्दी से। One cannot imagine कि इतना रिवर्सल होगा इतने मेजर इश्यूज पर भारतीय इतिहास के। आर्यन इन्वेजन theory has been totally rejected. The ugly face of the advent of Arabs and Turks. अब तो बच्चे बच्चे से आप पूछ सकते हैं, उसको पता होगा। 50 साल इन्होंने कोशिश की कि वो हम अपना इतिहास को भूल जाएं। किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा नहीं सकते थे वो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप मध्यकाल के तो सिर्फ बादशाहों के गुण गा सकते थे ना। So democratization of history has taken place in a very big way and we should be grateful for that. बिल्कुल, पाकिस्तान में इसका उल्टा पढ़ाते हैं। हाँ, which is why they are where they are. पाकिस्तान में तो एक्चुअली पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 712। Yes. उसके पहले क्या था वो इलाका जो सो कॉल्ड गंगा जमुना तहजीब है। This is a total myth. सिंध भारत के इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला उदाहरण है जब मंदिर पर प्रहार होता है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं मीनाक्षी जैन जी, प्रसिद्ध इतिहासकार, और हम आज बात करने जा रहे हैं उनकी नई पुस्तक द हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान, अ सिविलाइजेशनल जर्नी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी धन्यवाद, जी। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान की जब आप बात करती हैं तो इसमें सिविलाइजेशनल जर्नी की आप बात कर रही हैं, तो कहाँ से आरंभ करती हैं? देखिए, मैंने कोशिश की है कि जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं उनको हम वेद मानते हैं। उनका क्या डेटिंग है ये कोई बिल्कुल सर्टेनिटी से नहीं कह सकता क्योंकि ये ओरली ट्रांसमिट किए गए थे। लेकिन हर हिंदू, जब मैं हिंदू शब्द का प्रयोग करती हूँ, मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो इस देश के निवासी हैं, उसमें मैं सबको सम्मिलित कर रही हूँ। हिंदू शॉर्ट फॉर्म है। तो किसी भी हिंदू से आप पूछिए, आक्रांताओं को छोड़कर। तो वैसे तो आपको और भी लोगों को इसमें से छोड़ना पड़ेगा, बट एज अ जनरल थिंग। अब मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को छोड़कर। तो अगर आप पूछें कि भाई आपके सबसे पुराने ग्रंथ क्या हैं और आपकी सभ्यता की यात्रा कब से शुरू होती है, तो चाहे अधिकांश लोगों ने वेद का अध्ययन नहीं किया हो, लेकिन सब कहेंगे कि हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता, संस्कृति वेद से आरंभ होती है। तो वेद से मैंने शुरू किया है। और वेद के बारे में मैंने क्या डिस्कस किया है? मैंने डिस्कस किया है कि अ, जो नदी सुक्ता है, सबसे
अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो नदी सुक्ता नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पंजाब के पूरे जो ज्योग्राफी है उसके साथ परिचित है। एंड देन वहाँ से सभ्यता ईस्टर्न इंडिया कैसे पहुँचती है, जिसका शतपथ ब्राह्मणा में हमको डिस्कस करने को मिलता है, और 5th सेंचुरी BC तक वो दक्षिण तक पहुँचती है। जो हमारे पास सबूत है ये क्रोनोलॉजी जो है ये क्रोनोलॉजी के वेस्टर्न क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया, ये स्पष्ट कर दिया कि क्रोनोलॉजी मैंने इस पर अध्ययन नहीं किया है, और इस पे बहुत से लोगों ने काम किया है जो इसके बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। लेकिन जो क्रोनोलॉजी, जो एक्सेप्टेड क्रोनोलॉजी है अभी तक, मैंने उसके हिसाब से किया है। अब दिलीप कुमार चक्रवर्ती, वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं एंशिएंट इंडिया के, और उनके बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो उन्होंने कहा है कि 5th सेंचुरी BC तक पूरे भारत के बारे में जानकारी यहाँ के सभी लोगों को हो गई थी, और उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए हैं, कैसे कैसे वो सबूत दिए हैं, वो आपके दर्शकों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद वेद्स में उसका, क्योंकि मैं सिविलाइजेशनल जर्नी की बात कर रही हूँ, तो उसके बाद जो विश्व का सबसे प्राचीन सिविलाइजेशनल पोयम या राष्ट्रीय गान जिसको हम कह सकते हैं, वो हमको अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में 76 वर्सेस लॉन्ग, मतलब इतना बड़ा गीत है पृथ्वी सुक्ता, और वो इस भूमि की इसको नमन करता है, और इसके बारे में इसके सारे गुण जो हम अभी तक हम देखते हैं कि ये इस भूमि ने सबको माता की तरह परवरिश किया है। इसने सौतेली माता का व्यवहार किसी के साथ नहीं किया, सबका पालन किया है, सबका पोषण किया है, और यहाँ पे सभा हैं, समिति हैं, यहाँ पे यज्ञ होते हैं, पूरा विवरण है। सो दिस इज, और जो वैल्यूज उस पृथ्वी सुक्ता में हमको दिखती हैं, हैरानगी की बात है, यह शायद हैरानगी की बात नहीं है कि वो आज तक हमारे ऊपर लागू हो सकती हैं। तो ये जो हमारी सभ्यता है, सिविलाइजेशनल जर्नी का मतलब सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी। भारत मेरे हिसाब से एकमात्र सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, जिसकी हम यात्रा वेदों के समय से आज तक हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। इस सभ्यता ने बहुत कठिनाई झेली हैं, बहुत संकट झेले हैं, और तब भी इतने अत्याचारों के बाद भी अधिकांश लोगों ने इस सभ्यता को और संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। इजिप्ट है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, अफ्रीका है, कितनी पुरानी सभ्यताएं थीं जिनका नाम और निशान नहीं बचा, वो सिर्फ म्यूजियम पीसेस रह गए। लेकिन ये एक हमारी है जो अभी तक जीवित रही है, बीच में कमज़ोर हो गई थी, इसमें तो हमको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी पुरानी शक्ति को दोबारा हासिल करने में प्रयत्न कर रहे हैं। ये मेन इसका उद्देश्य है। ये पुराणों को भी जो है वो सामान्य लोगों के लिए, जब ये पाया गया कि वेद जो है वो सामान्य जन के लिए संभवतः ग्राह्य नहीं है, तो पुराणों की रचना की गई, ऐसा कहते हैं। और पुराणों का भी उद्देश्य जो है वो सरल भाषा में प्रतीकों के द्वारा वेदों का ज्ञान लोगों को पहुंचाने तक किया गया है, ऐसी हमारी मान्यता है। बिल्कुल। पुराणों में इतिहास भी बहुत है लोगों के, आपके बहुत सारे
राजवंशों की उसमें जीनियोलॉजी इत्यादि दी गई हैं। तो उससे क्या इतिहास में कुछ हमें समर्थन मिलता है, सहायता मिलती है? सहायता मिलती है। और महाभारत इतिहास ऐसा हुआ था। सो पुराणों में और महाभारत रामायण में वी गेट ग्लिम्पसेस ऑफ आर पास्ट, लेकिन इस पर इतना अध्ययन नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इस पर काम आरंभ हुआ है और इससे भी हम जो प्राचीन इतिहास को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सहायता अवश्य मिलती है। से पश्चिमी इतिहासकारों ने तो इनको मिथक कह दिया हाँ। कि दीज आर मिथ्स, यस। और उसको कह के उसको एक तरह से बिल्कुल डिबंक कर दिया, साइड लाइन कर दिया। लेकिन अब ये बात हम नहीं मानते, क्योंकि अब हम उनमें अपना खोया हुआ इतिहास ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अभी जो बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशंस हुए हैं, जैसे हमने देखा कि राखी गढ़ी है, भिरन्ना है, सुनौली है, ये सब एक्सकेवेशंस में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आई हैं, वो तो हमारे देश के इतिहास को, जो पश्चिमी इतिहासकार कहते हैं, उससे बहुत पीछे लेके जा रही हैं। और इससे पहले भी एक हमारे को सबूत मिलता है, वो मध्य प्रदेश से मिलता है। तो मध्य प्रदेश में एक साइट है भगोर, और उसका एक्सकवेशंस आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है, और उनके बीच में सहमति है विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट और भारतीय इतिहास का आर्कियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने उस साइट को 9000 बीसी डेट किया है। 9000 बीसी डेट किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, विदेशी और भारतीय, और इसमें कोई विवाद नहीं है उनमें। अब उनको वहां पे क्या मिला? तो वहां पर एक साइट मिली उनको, एक प्राचीन साइट मिली, और एक प्लेटफॉर्म मिला। वो प्लेटफॉर्म के बीच में उनको एक विचित्र पत्थर मिला, मल्टी कलर्ड पत्थर, वो बहुत यूनिक था। और उससे वो पत्थर और उस साइट को जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसके बीच में जो पत्थर लगाया है, उन्होंने कहा ये 9000 बीसी का है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत पहले का। और उनको ये भी आश्चर्य हुआ कि वैसे ही पत्थर की पूजा आज भी वहाँ के कम्युनिटीज कर रही थी। तो ये इस साइट की क्या विशेषता है? 9000 बीसी तो एक विशेषता है, लेकिन उसकी जो पूजा कर रहे थे वो किसकी पूजा कर रहे थे? दैट इज द फर्स्ट एविडेंस दैट दे हैव ऑफ द वर्शिप ऑफ माँ। फीमेल प्रिंसिपल की वर्शिप की पूजा वहां पर मध्य प्रदेश में एक साइट से मिली है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की है। सो जैसे ग्रंथों को हम नहीं डेट कर सकते, फॉर बिकॉज ओरली वो ट्रांसमिट हो रही थी, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को डेट कर सकते हैं। सो वी हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वर्शिप ऑफ द फीमेल प्रिंसिपल 9000 बीसी। उसके बाद आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र किया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज़ादी के बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्कियोलॉजी ने सर्वे किया है, उससे हमको पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन कितनी फैली हुई थी। आपने राखी गढ़ी, सनौली एटसेट्रा, गुजरात में कितने स्थान। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या विशेषता है? प्राचीन सभ्यता थी, ये तो हम सब मानते हैं, लेकिन वहां पर जो जो हमको सबूत मिले, हमको मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबूत मिले वर्शिप के बारे में, तो वो सबूत आज तक बताते हैं कि आज तक उन चीजों की पूजा कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोटो शिवा सील नंबर 420, ये जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा ये प्रोटो शिवा है। प्रोटो शिवा मतलब अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शिवा। अब मैं ये नहीं कह रही कि उस टाइम हिंदुइज्म था, ये कहना गलत होगा, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को क्या नाम दिया हमको नहीं पता।
वैसे भी जब किसी चीज़ को पश्चिम वाले इज़्म कहते हैं, तो उसका उद्देश्य कुछ दूसरा ही वो होता है। दूसरा ही कि होता है। हिंदू धर्म को तो वो हिंदुइज़्म कहते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी कहते हैं, उसको क्राइस्टिज़्म नहीं कहते। लेकिन हमारे लिए क्या महत्व है कि इंडस वैली में जो पूजा पद्धति के बारे में जो चिन्ह मिले, वो आज तक हम उनका पालन कर रहे हैं। तो पहला प्रोटो शिव, शिव योगा के पोज में है। वो उनके पशु हैं, उनके आसपास योगा का आसन है, त्रिरत्ना, त्रिशूल, सो ऑल दोज थिंग्स दैट वी फाइंड ओवर देयर। अच्छा, वहाँ पर उनको सौयों छोटी-छोटी मदर गॉडेस मिली। मदर गॉडेस वही फीमेल प्रिंसिपल जैसे कि हमको मध्य प्रदेश में मिला था। अब वो इतनी सारी मदर गॉडेसेस मिली कि वो किसी मंदिर में तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है लोग अपने घरों में पूजा कर रहे थे मदर गॉडेस की। तो एक और कंटिन्यूटी। और इसके अतिरिक्त यू नो योगासन्स में वो मिले हैं टेराकोटास, अ, शंख, यज्ञ, फायर ऑल्टर्स मिले हैं, और स्वास्तिक के चिन्ह, पीपल, ट्री। तो सारी जो लोग जिन पर विश्वास करते थे वो सारे चिन्ह वहाँ से लेकर आज तक इतनी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है। तो जो हम और आप अ, विदेशी इतिहासकारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो हमको बताया है कि ये आपकी सभ्यता, ये अ, हमको घृणा की भावना दिखाई है। तो हमारी जब हम सबूत देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सबूत को कोई नकार नहीं सकता। तो पीपल ट्री, जो इंडस वैली के सारे, अभी भी कोई आपको मिलेगा नहीं जो पीपल के पेड़ को काटेगा। कोई माली वगैरह कहेगा नहीं हम नहीं काटेंगे। सो ऑल दीज, लेकिन इसके बाद जो हमारे को और सबूत मिले हैं, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। हमको इतिहासकारों ने बताया है कि इस देश में महिलाओं का बड़ा शोषण होता था और पुरुषों पेट्रियार्की। पेट्रियार्की, और जो छोटे वर्ग हैं उनके ऊपर अत्याचार होता था। और जो धर्म है वो ब्राह्मणों ने ऊपर से थोपा। थोपा है। अब इसके विरुद्ध जो सबूत मिले हैं, दे आर एब्सोल्युटली अस्टॉनिशिंग। मथुरा, मथुरा में मथुरा जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म तीनों के लिए बहुत पवित्र स्थान था और मूर्ति पूजा वहीं से शुरू होती है और वो ही कारीगर तीनों धर्मों के लिए मूर्तियां बनाते थे। सो देयर वाज नो डिफरेंस। अब मैं महिलाओं के बारे में, मथुरा से हमको अ, जैन होमिज टैबलेट्स मिली हैं, अयाग पट्टास, मोबाइल फ़ोन से छोकी, और वो पता नहीं कितनी बड़ी संख्या में मिली हैं। और अ, उनमें लिखा गया है नीचे इंस्क्रिप्शन कि किस महिला ने वो डोनेट की हैं। 99% ऑफ दोज़ अयाग पट्टास वर डोनेटेड बाय वुमेन। तो 99% अयाग पट्टास अगर महिलाएं डोनेट कर रही हैं, तो उससे हमको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि महिलाओं का क्या स्थान था। और कौन महिलाएं हैं? हाउसवाइफ्स, नन्स, वर्कर्स, मतलब ऑल वाइफ ऑफ अ डांसर, विलेज हेडमैन के परिवार की, तो दे आर ऑल वेरी वेरी ऑर्डिनरी पीपल। और वहाँ पर हमको हिंदुस्तान की सबसे पहली सरस्वती की मूर्ति मिलती है। वो हेडलेस है, उसका सिर काटा गया है, लेकिन बेसमेंट पे, पेडेस्टल पे इंस्क्रिप्शन है। और वो इंस्क्रिप्शन बताता है, वो कहता है कि मैंने ये मूर्ति, सरस्वती माँ की मूर्ति बनवाई है और मैंने डोनेट की है। कौन हूं मैं? लोहार। अब लोहार
सरस्वती की पहली मूर्ति जो हमारे पास आई है वो एक लोहार ने डोनेट की है। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि पेडेस्टल पे इंस्क्रिप्शन है। अब अगर आप इस इंस्क्रिप्शन को नज़रअंदाज करना चाहते हैं और हमारी सभ्यता को नीच दिखाना चाहते हैं, तो वो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय इतिहास को भारतीय सबूतों द्वारा, भारतीय दृष्टिकोण द्वारा बताना हमारा कर्तव्य है। सांची के बारे में हम सबने सुना है। जो पहला सांची स्तूप था वो अशोक ने बनाया था। उसके 100 वर्ष बाद पत्थर का इस्तेमाल होने लगा इमारतों में। तो लोगों ने कहा कि हम इस स्तूप को बड़ा करेंगे और परमानेंट बनाएंगे और पत्थर का इस्तेमाल करेंगे। जो सांची स्तूप हम देखते हैं वो उस समय का है, अशोक के 100 वर्ष बाद का। वहां पर हमको 631 शिलालेख मिले हैं। 631 शिलालेख। ये शिलालेख सारे पब्लिश हो चुके हैं और आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के पहले। और वो इंस्क्रिप्शंस आपके दर्शक इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। अब वो इंस्क्रिप्शंस केवल 3 इंस्क्रिप्शंस राजा महाराजाओं का जिक्र करते हैं। और वो भी नहीं कि भाई उन्होंने दान दिया, कोई कहता है कि मैं उन राजा के यहाँ काम करता हूँ। So 631 inscriptions are by ordinary people. Who are those people? कारीगर, वर्कर्स, हाउसवाइफ्स। और इमेजिन करिए, क्योंकि वो तो स्तूप अभी है, खत्म नहीं हुआ ना, वो हम आप जाके देख सकते हैं। तो उस स्तूप में एक गेटवे है जो अभी भी वहां पे है। और उस गेटवे पर एक इंस्क्रिप्शन है और वो कहता है कि हम विदिशा से कारीगर आए हैं। हम कारीगर विदिशा से आए हैं। हम वहाँ पे आइवरी वर्कर्स हैं। हाथी दांत पर हम कार्विंग करते हैं और ये गेटवे हमने बनाया है और हम स्तूप को डोनेट कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि इस सभ्यता को ऊपर से किसी ने नहीं थोपा, ना किसी ब्राह्मण ने थोपा। ये तो ऑर्डिनरी लोग वहाँ पर आकर डोनेट कर रहे हैं। और कि थोड़े से इंस्क्रिप्शंस ग्रीक्स आके वहाँ पे डोनेट कर रहे हैं और एक गेटवे पे वो बाजा वगैरह बजा रहे हैं और उनका दृश्य भी दिखाया है। तो आप इमेजिन करिए कि ये कहना कि ब्राह्मण्स ने अपना थोपा है, ये बिल्कुल गलत है। एक तो उदाहरण मैं देना चाहूँगी। वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी केव्स हैं। तो नासिक में, जुनार में बहुत सारी। दे आर केव्स फॉर बुद्धिस्ट्स, जैन्स एंड सम हिंदूज। इन केव्स में भी इंस्क्रिप्शन शिलालेख मिले हैं एंड दे आर ऑल बाय ऑर्डिनरी पीपल। एक इंस्क्रिप्शन जो मुझे बहुत प्रिय है वो एक एक्का ड्राइवर है। एक्का ड्राइवर मतलब जैसे रिक्शा, वो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता था। हॉर्स ड्रिवन। हाँ, तो वो कहता है कि मैंने अपनी कमाई से ये खंबा मैंने डोनेट किया। सो हमारी सभ्यता इतने सदियों तक कैसे जीवित रही? बहुत सारी ड्राइंग्स भी हैं, वो तो और भी पुरानी हैं। बिल्कुल। ये भिम्बेटका वगैरह की जो वो तो हम, क्योंकि वी डोंट हैव द इंस्क्रिप्शन में, उसमें इंस्क्रिप्शंस नहीं है ना। But here, as you say, Bhimbetka is a very, very important example. But here we had inscriptions identifying. उनकी डेट्स हैं। तो हमारी सभ्यता इतनी सदियों तक जीवित क्यों रही? इसका उत्तर यहाँ से मिलता है हमको। So these are very, very fascinating things which I have discussed in Hindus of Hindustan. एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि हम सोचते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमण 7वीं शताब्दी से आरंभ हुए। अरब्स का पहले सिंध पर और उसके बाद तुर्क्स का। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है।
एंशंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब और गुजरात और महाराष्ट्र तक बहुत से विदेशी रूलर्स थे जिन्होंने राज किया। इंडो बैक्ट्रियंस, इंडो ग्रीक्स, शाकाज, कुशान्स, हुन्स, ये कुछ वंश हैं। लेकिन अच्छा, पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो हमको मिलता है वो रुद्र दमन शाका का है। शाका बाहर से आए थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये जो सारे वंश आए, किसी राजा ने अपना धर्म यहाँ पर किसी पर थोपने का प्रयत्न नहीं किया। कोई सबूत नहीं है। हमको तो यही नहीं पता उनका धर्म क्या था। सारे बन गए बुद्धिस्ट, हिंदूज जो हम शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर रही हूँ, जैन्स। इतने सारे हमारे को उनके गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। गोल्ड कॉइन्स में कोई बुद्ध के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को कुछ डोनेट कर रहा है, कोई शिव भक्त है तो शिव की मूर्ति उन्होंने, मतलब इमेज उन्होंने अपने कॉइन्स पे डिपिक्ट की है। देयर इज एवरी एविडेंस दे बिकम पार्ट ऑफ इंडियन लैंडस्केप। वासुदेव कृष्ण और संकर्षण की पहले सिक्के जो हमको मिलते हैं वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे 6 सिल्वर कॉइन्स हमको मिलते हैं। दैट इज ऑल्सो ऑफ फॉरेनर्स। तो ये हमको व्हेन वी डिस्कस इंडियन हिस्ट्री वी हैव टू रियलाइज कि मध्यकाल से पहले किसी को कोई आपत्ति नहीं थी इस सभ्यता से, इस संस्कृति से। वो इसमें लीन हो गए। उनको गर्व था कि हम इस सभ्यता के हिस्से बन गए और उनके इतने सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो ये सबूत है कि ये बन गए। प्रॉब्लम होती है 7वीं शताब्दी से। अभी आपको रोकूंगा यहाँ पे मैं, क्योंकि अभी मैं फिर पीछे ले जाऊंगा आप। बिल्कुल। और वो ये है कि एक फिक्शन, मैं तो उसको फिक्शन ही मानता हूँ, वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहती है कि साहब की ये जो पूरी सभ्यता है हमारी, और ये वो कोई आर्यंस थे जिनकी रेस अलग थी, जिनकी पास संस्कृत लैंग्वेज थी, और वो यहाँ आए, उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके कुछ लोगों को भगा दिया जो साउथ की तरफ चले गए, और उन्होंने आके यहाँ के सब लोगों को परिवर्तित कर दिया 1500 BC। वैसे तो इसको एग्जामिन करते हैं तो इसको बहुत सरल है, क्योंकि इसके जो 3-4 लेग्स हैं वो ये है कि साहब के आर्यन, देयर इज अ रेस कॉल्ड आर्यन, और भाई दे केम इन 1500 BC और देयर अबाउट्स, और ये कि दे केम फ्रॉम दी स्टेप्स वहाँ से, और ये कि साहब के उन्होंने आके यहाँ पर लोगों को परिवर्तित कर दिया। अब अभी तक जो आपने सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डिस्कस की है उसमें वी हैव ऑलरेडी गॉन to 11,000 years before present, that is 9,000 years Yes. BCE, वहां तक हम जा चुके हैं जी। और फिर हमारे सामने ये एक थ्योरी गढ़ के पेश कर दी जाती है जिसका कोई प्रमाण नहीं दिया जाता। तो मैं इससे पहले आपसे बात कर रहा था और कहेंगे भाई हमने तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए का इनाम तक किया था इलैबोरेट करना है कि इसको आप प्रूव कीजिए, जी। क्योंकि दिस इज एन अनप्रूवन बिल्कुल कंजेक्चर। बिल्कुल डॉक्टर सीके राजू इसको कंजेक्चर कहते हैं। बिल्कुल। तो थ्योरी के लिए तो कुछ उसके नियम है ना कि भाई थ्योरी तो आपको प्रूव करनी पड़ेगी, आप उसका कुछ प्रूफ देंगे तब वो थ्योरी में परिवर्तित होगी। किसी ने नहीं, किसी ने एक दिन गढ़ दिया, मैक्स मिलर ने गढ़ दिया या जॉन म्यूर ने गढ़ दिया, किसी ने, उन्होंने ये सब बना दिया और ये होगा कि हाँ साहब ये तो आर्यन आए थे बाहर से और उन्होंने सिविलाइज किया और जो मूल निवासी थे उनको बाहर भगा दिया। ऑल दिस, इसका कॉग्नेट ये है कि आपको फैंटास्टिक स्टोरीज भी मिल जाती हैं, लाइक रोमिला थापर एंड शेल्डन पोलक,
जो कहते हैं कि साहब कि युधिष्ठिर ने अहिंसा का पाठ जो है वो गौतम बुद्ध से पढ़ा या अशोक से पढ़ा, कोई कोई तो अशोक से भी कर, तो मतलब युधिष्ठिर जो है ही पोस्ट डेट्स इवन अशोका। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ये किस तरह से हम लोग जो हैं इतनी रिडिकुलस थ्योरीज अडॉप्ट कर लेते हैं, और अब जाके वो जो मेरा व्यू पर्स था वो ओपन एंडेड था, फिर मैंने उसको क्लोज तब किया जब फाइनली इन्होंने एनसीईआरटी में से आर्यन इन्वेजन थ्योरी हटा दी। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप मुझे कुछ इतिहासकारों का नाम बताइए जो अब इस थ्योरी को प्रोपगेट करते हैं। मेरे हिसाब से क्वाइटली विड्रॉ कर लिए। नहीं, पहले तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, फिर रोमिला थापर ने उसको आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कर दिया, तो अब और धीरे एक बार जो है वो क्या है बार वो अभिजीत चावड़ा ने उसको आर्यन टूरिज्म थ्योरी कर दिया है। हाँ, अब शायद इसको और कुछ कह दें कि नहीं, अब वो विड्रॉ हो गई है, तो इसलिए आपका चैलेंज नहीं एक्सेप्ट किया। अब इसको कोई मानता नहीं, और इट इज़ नॉट बीइंग सीरियसली टेकन बाय एनीवन। कॉनराड एल्स्ट, जिसका अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी इतना काम किया है इसके ऊपर, और आई मीन दिस इज नॉट टू बी डेविड टेकन। डेविड फ्रॉली, David Frawley and so many. These two are pioneers. But I don't think anybody takes that seriously at all now. And nobody wastes time on this. और उसको भी इन्होंने लिंग्विस्टिक थ्योरी के Yes. हिसाब से इसको प्रोपेगेट किया, Yes. और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस, Yes. ये सब उन्होंने डिसरिगार्ड की Yes. कंप्लीटली। अब मतलब इन द सेंस कि द अब तो जेनेटिक्स पे जो है वो बहस करते रहते हैं। हाँ, वो अब जेनेटिक्स ने भी उल्टा प्रूव करना बिल- आरंभ कर दिया है, तो उस पे भी वो हाँ, 3-5 करते रहते they say there's no evidence of any change in the DNA of these people for so long. तो जो लोग पहले थे वही अब हैं। द थिंग इज दैट हैं। इनफैक्ट नाउ दे आर प्रूविंग, जो जेनेटिसिस्ट हैं प्लस लिंग्विस्ट हैं, श्रीकांत तारागेही जैसे लोग, वो तो प्रूव करके बैठे हैं कि भाई आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन हुआ है, और इसके बहुत सारे एविडेंस हैं। अगर आप देखें तो हित्ताइट्स एंड मितानी, ये जो सिविलाइजेशंस हैं प्योरली वैदिक सिविलाइजेशंस हैं। ये आज के सीरिया और एनाटोलिया जो टर्की है अभी, उस पे जहाँ पे ये सिविलाइजेशंस पाई जाती हैं। see, I have to confess that I've really not studied this issue, but I know enough to say that no serious scholar is taking it seriously, and no serious scholar is working, to prove this theory anymore. तो मतलब युधिष्ठिर ने अहिंसा नहीं। अशोक से नहीं सीखी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज रियली अपने आप को एक्सपोज किया है ना, दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, दे एक्सपोज the hollowness of these theories, you know. And actually, leftist historians पर आपको तरस भी खाना चाहिए, क्योंकि इतना मैसिव रिट्रीट हो रही है हर विषय पर। यू नो, इन वंस लाइफ टाइम वन कैन नॉट इमेजिन कि इतना रिवर्सल होगा इतने मेजर इश्यूज पर भारतीय इतिहास की। आर्यन इन्वेजन theory has been totally rejected. The ugly face of the advent of Arabs and Turks. अब तो बच्चे बच्चे से आप पूछ सकते हैं, उसको पता होगा। 50 साल इन्होंने कोशिश की कि वो हम अपना इतिहास को भूल जाएं। किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा नहीं सकते थे वो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप मध्यकाल के तो सिर्फ बादशाहों के गुण गा सकते थे ना। तो लेकिन कितने लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया? सब लोगों ने अब उसको, nobody is willing to accept that, ना। So democratization of history has taken place in a very big way, and we should be grateful for that. बिल्कुल, पाकिस्तान में इसका उल्टा पढ़ाते हैं। हाँ, which is why they are where they are. पाकिस्तान ने तो एक्चुअली, पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 712। Yes. उसके पहले क्या था वो इलाका? अब आगे ये चलते हैं, इसमें से थोड़ा सा आगे चलें तो अगर हम मौर्य साम्राज्य के समय यदि आए,
तो मैं ये आपसे स्पष्ट पूछना चाहूँगा कि क्या सम्राट अशोक जो है, वो एक ग्लोरिफाइड एम्परर है? किस सिलसिले में? इन व्हाट वे? जैसे अभी जो चर्चा चलती है अशोक की, और बहुत लोगों ने कलिंग में जो इंस्क्रिप्शन है, आपने भी उनके बारे में देखा ही होगा, जो कलिंग के इंस्क्रिप्शन है और जो बाद में हुआ था, एक्चुअली अशोका प्रिजाइडेड ओवर द डिसमेंटलिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर। दैट इज व्हाट सम हिस्टोरियंस। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वो बहुत हिंसा का था, जिसमें जो अभी अकाउंट्स आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं इनके अशोक वादन वगैरह, जो इनके ग्रंथ हैं, उनसे ही पता चल रहा है कि भाई वो जो है वो तो पहले से ही बुद्धिस्ट था। हाँ, इंस्क्रिप्शन से भी इंस्क्रिप्शन से भी पता चल रहा है। बिल्कुल। और जहाँ तक हिंसा त्यागने की बात है, तो आजीविका जो सेक्ट था उसको तो पूरा समाप्त ही अशोक ने किया। और वो तथाकथित जो कहते हैं ना, जो फेबल चलता है कि बुद्धिस्ट बन गया था उसके बाद, क्या ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वाज अ बुद्धिस्ट बिफोर। ही वाज अ बुद्धिस्ट बिफोर यस व्हेन ही अटैक्ड कलिंगा, ही वाज ऑलरेडी अ बुद्धिस्ट। यस यस। और एक थ्योरी ये भी है, कुछ लोग करते हैं, आई हैव नो प्रूफ फॉर दैट, कि भाई जो ये उसने जो ही वाज द फर्स्ट पर्सन who attacked another state on the ground of beliefs। आई कैन नॉट आंसर दैट। नहीं, इसकी कोई मेरे पास वो सपोर्टिंग नहीं है, लेकिन ये एक बात चल रही है इस समय। हो सकता है इसके बारे में भी कुछ आ जाए। तो ये जब जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ऑफ कोर्स यू वुड बी वेरी फेमिलियर विद हिम फ्रॉम काशी आल्सो, बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे वो। तो उन्होंने जब ये एडिक्ट्स इनके जो है ये डिस्कवर किए, उसके बाद से उनको महान बनाने का एक बड़ा भारी वो चला। आप पूरे भारतीय परंपरा में अशोक को कहीं महान नहीं कहा गया। तो ये जो अशोक को महानता उड़ाई गई है, ये केवल इसलिए कि हाँ भाई, भारतीयों को, विशेषकर हिंदुओं को थोड़ा डाउन किया जाए। बुद्धिस्ट बन गया उसको, हम्म, टू शो हिम एज अ बुद्धिस्ट करेक्ट। रूलर। दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। Actually, I have in my book Hindus of Hindustan, I have discussed the foreign rulers who became Hindus by belief, और उसके बाद मैं immediately jump करती हूँ to the advent of the Arabs and Turks। ओके। तो मेरा कॉन्ट्रास्ट ये होता है, आई एम ट्राइंग टू शो कि पहले जो विदेशी शासक आए उनका इस सभ्यता के प्रति क्या रवैया था, और उसके बाद जो 7th सेंचुरी में जो परिवर्तन होना शुरू हुआ, कॉन्ट्रास्टिंग द टू सेट्स ऑफ रूलर्स। एंड आई हैव आल्सो ट्राइड टू शो कि ये जो सो कॉल्ड गंगा जमुना तहजीब है, this is a total myth. So I have focused on these aspects in the second half. First half of the book, I've talked about the foundations of Indian culture. It was the contribution of women, lower castes, and everybody else. It was never imposed by kings or Brahmins. तो ये मेरा फर्स्ट हाफ है। और सेकेंड हाफ देन आई से कि इस सिविलाइजेशन को क्या घातक आक्रमण टॉलरेट करने पड़े, बर्दाश्त करने पड़े फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड आई हैव कॉन्ट्रास्टेड द एंशिएंट पीरियड विद द मिडीवल पीरियड। तो इसमें भी जब मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं और सोमनाथ की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन जो हैं वो डिफेंड करते हैं मोहम्मद बिन कासिम को, और कहते हैं कि साहब कि ये तो जो इसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। और रोमिला थापर ने भी इसके ऊपर कुछ लिखा है। सीताराम गोयल जी ने उसका वो भी किया था, बाड़ी काउंटर भी किया था। वो बड़ा प्रसिद्ध एपिसोड है। See, I know about that episode, which there has been no response from Professor Thapar to. वो रिस्पॉन्ड तो नहीं करती है, हमने भी उनको एक बार इनवाइट किया था। हाँ। तो उनका बड़ा मधुर सा ईमेल वापस आया था अच्छा। कि जिस समय हमने उनको कहा था कि आप आइए हमारे जयपुर डायलॉग्स में, तो उन्होंने हमको कहा कि देखिए मैं उस समय राजस्थान टूर पे हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। अच्छा। ओके। अपेरेंटली जयपुर इज नॉट इन राजस्थान।
सो एक्चुअली सीताराम गोयल का तो उनके साथ पब्लिक है दैट ही सेड यू इनवाइट come to my platform and give the examples which contradict what I have said. So which she did not respond to. अभी हम बात कर रहे हैं तो सीताराम गोयल और रामस्वरूप के बारे उन्होंने वो उसका भी दिया था ना, सीताराम गोयल जी ने उनको मैसेकर और बुद्धिस्ट Yes, वाला yes, भी, yes. उसका भी एग्जैक्टली सीताराम गोयल जी ने उनको Yes. किया था, तो उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया. So at this moment I would really like to pay homage to सीताराम गोयल एंड राम स्वरूप. एक्चुअली उनका मेरे पिताजी के साथ पहला संपर्क हुआ जब वो तीनों हिंदू कॉलेज फर्स्ट ईयर में उनका एडमिशन हुआ. एंड फ्रॉम दैट टाइम दे बिकेम लाइफ लॉन्ग They were फ्रेंड्स classmates. and they were classmates and they remained lifelong friends and they regarded us as their family and we regarded them as our families. लेकिन इतिहास कैसे चलता है उस टाइम सीताराम अंकल को he was branded as a very communal person. So No, he began as a communist. he began as a communist, but then when he started taking up these causes, then he began to be regarded as a very communal person. और उनकी दो प्रसिद्ध किताबें मतलब 2 volumes हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम दे वर अ लैंडमार्क बिकॉज उन्होंने उन दोनों पुस्तकों में सोर्सेस साइट करके लिस्ट किए इतने टेम्पल्स इतने इलाके में तोड़े गए थे. दैट क्रिएटेड अ सेंसेशन व्हेन दे वर पब्लिश्ड बिकॉज उससे पहले कोई ऐसा काम नहीं हुआ था कि मतलब हम तो कहते थे भाई इतने सारे टेम्पल्स तोड़े हैं लेकिन सबूत तो हमने सिस्टमैटिकली नहीं दिया. और ऑफ कोर्स दैट एनरेज्ड द लेफ्ट एंड यू कुड नॉट मेंशन हिज नेम क्योंकि इतना घातक प्रहार उन्होंने किया था इन पर. सो इट वाज और देखिए इतिहास कैसे बदला लेता है. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अ फ्यू डेकेड्स डाउन द लाइन सीता अंकल का इतना महान रिहैबिलिटेशन होगा. नाउ ही इज रिगार्डेड एज सच अ पायनियर इन हिज वर्क एंड ही इज अ पब्लिक फिगर. कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट में जो पार्टिसिपेट करता है वो ये नहीं कह सकता कि मैंने उनका नाम नहीं सुना. ही हैज बिकम अ हाउस होल्ड नेम सो सीता अंकल एंड राम स्वरूप इतना इनको दोनों को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, असली हकदार है ये भारत रत्न के, रामस्वरूप जी और सीताराम गोयल जी. क्या उन्होंने नहीं किया. और जितना उनको आज श्रेय मिल रहा है भारत के रिवाइवल का इट इज रियली. और उस समय जबकि कोई ये जो इनकी जो हैलोड बिल्डिंग थी इंडियन हिस्ट्री की, उसमें उनको एंट्री नहीं थी. नहीं. और उन्होंने सारी अपनी पुस्तकें अपने खर्चे पर अपने दम पर प्रकाशित की. एक और बात मुझे पता चली हाँ. कि उन्होंने किसी भी पुस्तक का कॉपीराइट नहीं रखा. अच्छा ये मुझे नहीं पता. हाँ, ये मुझे कल अच्छा. बताया था. मैं पंकज सक्सेना जी से बात कर रहा था, वो भी उनके बहुत उनको पढ़ते हैं, जानते हैं. उन्होंने अपनी किसी भी पुस्तक को कॉपीराइट नहीं रखा. अच्छा. तो अच्छा. एज अ रिजल्ट आपको फ्रीली उनकी किताबें गूगल पे मिल जाएंगी. अच्छा. ओके. लेकिन दे आर रीपब्लिश्ड और वो बहुत अच्छी बिकती हैं. जी. पुस्तकें उनकी बार बार रीपब्लिश होती हैं और उनकी बहुत डिमांड है. अब ये मुझे परिवार से पता चला है. हिज ग्रैंडसन इज रनिंग द थिंग नाउ ना. ओके. तो महान कार्य किया उनका. स्ट्रगल तो असली उनका था. हाँ बिल्कुल क्योंकि दे वर पायनियर्स. हम लोग तो ऐसे युग में हैं जब कम से कम थोड़ी बातें सुनी जा रही. इंटरनेट का युग है. इंटरनेट के युग से बहुत हमारा भला हुआ है. भला हुआ है और बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है. ये हमारी पूरी जो ये इंपीरियल इस्लामिक हिस्ट्री है, यस. ये एक्सपोज हो गई है. इससे बहुत नुकसान हुआ है. और ये वन ऑफ द मेजर रीजंस जो आप देखते हैं ना, चर्न चर्न विद इन दी
इस्लामिक एलिट्स। नहीं, और हिंदू सिविलाइजेशनल रीअवेकनिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑफशूट है। इंटरनेट एज का ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑफशूट है। हर को इतिहासकार बनने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अपने इतिहास का, अपने अतीत का मुख्य बिंदुओं तो आपको परिचित होना चाहिए ना उनसे। दैट इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट रोल दैट इंटरनेट इज़ प्लेइंग। तो इफ़ आई कैन मोहम्मद बिन कासिम। हाँ, तो क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम को 75 वर्ष लगे, मतलब मोहम्मद बिन कासिम के पहले अरब्स को 75 वर्ष लगे छोटे सिंध पर काबू करने के लिए। और जब अरब सेनाएं असफल होती थीं और खलीफा को मैसेज भेजा जाता था कि भाई वो सेना हार गई, वो हैरान हो जाते थे। वो कहते थे, इतनी विशाल सभ्यताएं को हमने तो जैसे चाकू मक्खन के को काटती है वैसे ही हमने काट दी, ये क्या देश है। सो इट वॉज अ कॉज ऑफ टोटल एम्बेरसमेंट टू द खलीफा एंड टू द अरब आर्मीज। तो आप इमेजिन करिए ये रेजिस्टेंस इतना बड़ा था केवल सिंध के लिए। लेकिन इसके मेरे लिए इतिहासकार होने के नाते मेरे को दो और इम्पोर्टेंट इसके पहलू हैं जिस पर ध्यान देना चाहते हैं। देखिए, राजा दाहिर, उन्होंने सामना किया कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद कासिम का, और जब उनको लगा, एक के बाद एक उन्हें युद्ध किया, और जब उनके मंत्रियों को लगा कि अब हार निश्चित हो सकती है, तो उन्होंने राजा दाहिर को कहा कि आप चले जाइए यहाँ से, कहीं और शरण ले लीजिए। और राजा दाहिर ने कहा कि मैं एम अ नेशनलिस्ट, मैं, मेरे जो डिसेंडेंट्स होंगे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मुश्किल की घड़ी में मैं ये छोड़ के चला गया। मेरी ये भूमि है, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। वन ऑफ हिज वाइफ्स शी कमिटेड सती, जब उनको लगा कि अब हम बंदी बन सकते हैं। The other wife, she gave everything that she had to the सैनिक्स and said, कुछ भी करके युद्ध मत छोड़ो, मत खत्म करो। उनका जो पुत्र था उसको बंदी बना लिया गया और उसको मुस्लिम बना दिया, कन्वर्ट किया गया। और जब मोहम्मद कासिम की सेना वापस जाती है तो राजा दाहिर का पुत्र कहता है कि मैं दोबारा हिंदू बन गया हूँ, मैं दोबारा हिंदू हूँ। उस टाइम कोई शुद्धि वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो कहता है कि मैं हिंदू हूँ, वो हिंदू दोबारा बन जाता है। एंड ही कंटिन्यूज द फाइट विद द अरब फोर्सेस। तो ये जो हमारे को पढ़ाया गया है कि हमारी समाज इतनी कट्टर थी, इतनी, मतलब दे वर सो अवेयर कि भाई चुनौतियां अलग हैं और हमको इसके अनुसार हमने अपने आप को ढालना है। आप इमेजिन करिए कि उस समय कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि धर्म परिवर्तन फोर्स के जरिए हो जाएगा, और जिसका परिवर्तन किया है उसको नया नाम दे दिया। और जैसे ही अरब सेना वापस जाती है वो कहता है मैं हिंदू हूँ, और वो संघर्ष जारी रखता है। थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू मेक, सिंध भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला उदाहरण है जब मंदिर पर प्रहार होता है। सो ये सिंध में सन टेम्पल था। कहानी है मुल्तान। कहानी है कि विष्णु के पुत्र संभा से वो स्थापना की गई थी उस मंदिर की, और वो ईरान से सन वर्शिपर्स, ज़ोरास्ट्रियन पुजारियों को लाए थे। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द फैक्ट वेदर इट वाज ट्रू और नॉट, ये मान्यता है। तो जब कासिम वहाँ पे जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि इस इलाके की
जो इतनी ये खुशहाल है, ये है इस मंदिर की वजह से। तो अरब इतिहासकार लिखते हैं, ये आप और मैं नहीं लिख रहे, वो लिखते हैं कि जो पुजारी हैं, वो कासिम को बोलते हैं कि 1/3 जो हमारे को चढ़ावा मिलता है, आप ले लीजिए, मंदिर को छोड़ दीजिए। तो वो छोड़ देता है और लेकिन गाय का अ, मांस मूर्ति के गले पे लटका देता है। उसको ये दिखाना था कि मेरे को आपसे कितनी नफ़रत है, आपके मज़हब, आपके धर्म से कितनी नफ़रत है। मैं मतलब ये दिखाना था। तो इसके बाद जो हमारे को अगला इस मंदिर से क्या हुआ था, वो अल-बरूनी लिखते हैं। अल-बरूनी लिखते हैं कि किसी समय शिया वंश का वहाँ पे आगमन होता है और वो मंदिर और मूर्ति दोनों तोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि मंदिर टूट गया, मूर्ति टूट गई तो हम अपने भगवान को छोड़ेंगे, ये हिंदूज़ ने कभी नहीं किया। और जो सिंध में हुआ, वो भारत के कोने-कोने पर हुआ। अगली आई विटनेस अकाउंट एक मोरक्कन है, इद्रिसी। वैसे मैं इसी में ऐड करूँ, हिंदू मान्यता भी यही है हाँ, कि मंदिर और मूर्ति के नष्ट होने से देवता का निवास नहीं परिवर्तित। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो इतिहास हम देख रहे हैं। तो अ, और इसी इसी मान्यता पर अयोध्या का जजमेंट है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो कात्यायन ने बोला है कि वन्स अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। ऑलवेज अ टेम्पल। टेम्पल साइट कैन नेवर बी लॉस्ट। और वो लिखा है इवन इफ इट इज ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रेंजर्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। ये क्या सोच के उन्होंने ये लिखा, वी डोंट नो। खैर, सो अल इद्रिसी आते हैं 11वीं शताब्दी में और वो कहते हैं कि सन की जो मूर्ति है वो अब लकड़ी की मूर्ति है। और जब अ, किसी आक्रमण का खतरा उनको लगता है कि इन्वेजन होगा, तो मूर्ति को लेके भाग जाते हैं। जब आक्रमण खत्म हो जाता है तो मूर्ति लाकर वापस। वापस। सो इमेजिन, ये इतिहास जो आप बार-बार देखेंगे, दैट मूर्ति टूट गई, इट डज़न्ट मैटर, हम नई मूर्ति ले आएँगे। अब हम मूर्ति को बचाएँगे, उसको ले जाएँगे, उसको वहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। वी विल रन अवे विद द मूर्ति एंड व्हेन द डेंजर इज़ ओवर वी विल ब्रिंग इट बैक एंड इट हैपेंस दैट वे। और उस लकड़ी की मूर्ति की कहानी इवन थेवनॉट जो औरंगजेब के टाइम आए थे, वो लिखते हैं कि मतलब 5-6 हमको आई विटनेस अकाउंट्स मिलते हैं उसके बाद 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, जो बोलते हैं कि भई लकड़ी की मूर्ति है और जब आक्रमण होता है तो ले जाते हैं और फिर वापस ले आते हैं। मतलब इमेजिन करिए, हिंदूज़ जैसा आपको विश्व में कौन मिलेगा? और वो मतलब ले जा रहे हैं, कितनी कठिनाई, कितने कष्ट, कितने संकट। और लास्ट इस एपिसोड के बारे में कि अंग्रेजी जब कॉलोनियल रूल था तो सन टेम्पल का जो स्थान था, क्योंकि वहाँ पे तो फिर मस्जिद बन गई थी औरंगजेब वगैरह ने, वो कहानी किसी और दिन। तो वहाँ पे उन्होंने एक्सकवेशंस किए और एक्सकवेशंस में उनको पत्थर की सूर्य देव की मूर्ति मिली एंड दैट सूर्य देव की मूर्ति इज नाउ इन अ म्यूजियम इन लंदन। तो आप इमेजिन करिए कि अच्छा, पहली अकाउंट सन टेम्पल की हमको ह्यून सैंग की मिलती है 7th सेंचुरी। तो 7th सेंचुरी आई विटनेस अकाउंट ऑफ ह्यून सैंग टिल 18th 19th सेंचुरी यू कैन ट्रेस सन वर्शिप एट दैट। तो आपको तो इस समाज के प्रति मैं तो नमन करती हूँ। और ये देखिए कि ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो कैसे आत्मसात करते हैं। जैसे जो 6 मुख्य सेक्ट माने जाते हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, गाणपत्य हैं, कौमारिक हैं, जो आपके ये कार्तिकेय की पूजा करते हैं। साउथ में आप जानते हैं वो कौमारिक, बिल मुरुगन हाँ। और सौर है। हुँ। इसमें से सौर प्रथाएं कैसे पड़ती हैं, आप ये देखिए कि ये जो
छठ पूजा होती है ना, ये एक सौर परंपरा है अच्छा, अच्छा। और ये बिहार में मुख्यतः देखी जा रही, हुँ। अब धीरे-धीरे ये फैल रही। फैल रही है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पूर्णतः सौर परंपरा है। बिल यही बोलते हैं ना कि रिवाइवल ऑफ अ सिविलाइजेशन। तो ये जो कहानी है अ, मुल्तान की, ये जैसे-जैसे तुर्की सेनाएँ भारत पर आगे बढ़ती हैं, तो ये सब जगह फैलती है। लेकिन आपके दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि अफ़गानिस्तान इंडिक सिविलाइजेशन का फ्रंटियर था। तो जो हिंदू शाही वंश था, उनकी राजधानी थी काबुल। और जब तुर्की आक्रमण काबुल और वहाँ पे शैवा टेम्पल था जुन्द। जुन्द वाज़ अ शैवाइट गॉड। वहाँ पे देवी कल्ट्स थे। उनका सब चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो वहाँ पे गए थे उन्होंने उसका विवरण किया है। लेकिन ये हिंदू शाही, अब लोग कहते हैं कि हिंदूज़ कोई रेज़िस्ट नहीं करते थे। 4 जनरेशन्स हिंदू शाहीज़ ने अपनी जीवन दे दिया इस देश के फ्रंटियर्स को डिफेंड करने के लिए। जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल। पहले उनका राजधानी काबुल थी, फिर वो सॉल्ट लेक पे गए, नंदना, फाइनली पेशावर, यू नो। तो आप मतलब कि क्या हमारे ट्रेडिशंस थे कि 4 जनरेशंस एंड फाइनली जब 4th जनरेशन लॉस्ट इट्स लाइफ इन बैटल, अल बरूनी जो एक्चुअली फ्रॉम द अदर साइड थे, वो अल हिंद में लिखते हैं, अब हिंदू शाही का कोई नाम निशान नहीं रहा। लेकिन आने वाली पीढ़ियां, उनको ये कल्पना करने में भी मुश्किल होगी कि ऐसे लोग भी यहाँ पर पैदा हुए थे। So, what I'm trying to say is that 400 years it took the Arabs and Turks to establish a foothold in Punjab. इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत स्थापित होती है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, तो 100 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत 1 इंच भी अपना टेरिटरी बढ़ा नहीं सकी। इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस था। और वो लिखते हैं कि हर वक्त हमारे को सेना तैयार रखनी पड़ती थी, क्योंकि विद्रोह खत्म ही नहीं होते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान को हम काबू करते हैं, फिर तीसरे। सो दिस स्टोरी ऑफ कंटिन्यूड रेजिस्टेंस। और जब नॉर्थ को उन्होंने किसी तरह से काबू कर लिया, फिर साउथ में भी रेजिस्टेंस कंटिन्यू करता रहा, यू नो। सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर हिस्ट्री विच वी शुड रिमेंबर। अब मैं अपने क्विकली मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या डिस्कस किया है इसमें। सो दिस एस्पेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये भी शिलालेख हमारे पास हैं ऑफ दैट पीरियड, एंड वी हैव सो मच अदर एविडेंस। लेकिन इस 1000 साल के बारे में मैं 2-3 और प्रश्न आपके सामने रखना चाहूँगी। ये मेरे जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि ये जो सिस्टम, ये हमको बताया जाता है भी हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब। तो आप इमेजिन करिए कि फर्स्ट 100 इयर्स तक एक भी इंडियन मुस्लिम को शामिल नहीं किया पॉलिटिकल पावर में, मंत्रिमंडल में। जी। एक को शामिल किया और विद इन 1 ईयर ही वाज एग्जीक्यूटेड। उसके बाद वी हैव नो हिंदू पार्टिसिपेशन इज ऑफ द टर्क्स, और टर्क्स में वन ग्रुप आफ्टर द अदर। और सैयद्स और लोधीज के टाइम तो सिर्फ अफगान्स रह गए थे, देयर वाज नोबडी एल्स। इन द टाइम ऑफ द मुगल्स, बाबर केम विद हिज फॉलोअर्स, देयर वाज नो इंडियन मुस्लिम और एनी हिंदू। हुमायूं इनहेरिटेड हिज फादर्स थिंग, ही वाज इन एग्जाइल, ही ब्रॉट मोर पर्शियंस, क्योंकि वो तो ईरान में गुलाम था ना, मतलब ही वाज टेकिंग शेल्टर ओवर देयर। तो फर्स्ट इंक्लूजन ऑफ Indian Muslims and Hindus means Rajputs took place under Akbar.
क्यों? क्योंकि अकबर को था कि जो मेरे फॉरेन नोबल्स हैं वो हर वक्त विद्रोह कर रहे हैं, वो मेरे को हर वक्त गद्दी से हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो उनकी उम्र कम थी और फॉरेन नोबिलिटी को लगा कि भाई ये कौन सा परिवार का है, हम भी बैठ सकते हैं गद्दी पे। सो अकबर सेड कि जो तराजू के सारा वेट एक तरफ है, मुझे इस तरफ भी कुछ रखना है बैलेंस करने के लिए। तो 2 ग्रुप्स उन्होंने ऐड किए, इंडियन मुस्लिम्स क्योंकि कोई विदेशी मुस्लिम उनके नेतृत्व में विद्रोह नहीं करेगा, एंड द अदर वर द राजपूत, बिकॉज़ कोई विदेशी मुस्लिम राजपूत के नेतृत्व में विद्रोह नहीं करेगा। सो 70% फॉरेन मुस्लिम्स मतलब ईरानीज़ और तुरानीज़। ईरानीज़ मतलब पर्शिया से, तुरानीज़ मतलब सेंट्रल एशिया से। द रेस्ट वर 15% इंडियन मुस्लिम्स एंड 15% Rajputs. This combination stays throughout the period. अब ये हमको देखना है कि जब आप राजपूत के साथ उनको मंत्रिमंडल में कर रहे हो, तब यू आर गेटिंग मैरिड टू द डॉटर्स ऑफ राजपूत रूलर्स। ठीक है, तो अगर आप रॉयल्टी है तो वो राजपूत रूलर्स तो कम रॉयल्टी नहीं है, वो भी रॉयल हाउसेस है ना। तो लेकिन किसी पर्शियन इतिहास में ये नहीं लिखा कि उनकी माएँ राजपूत हैं, और कोई राजपूत इतिहास में नहीं लिखा कि हमारी बेटी बहन मुगलों में शादी हुई। आप इमेजिन करिए क्या गंगा जमुना तहज़ीब है, दोनों साइड्स वर हाइडिंग दिस। वैसे आजकल तो काफ़ी ये भी आया है कि अब तो सभी हो रहा है। नहीं, अब तो ये कह रहे हैं ख़ास तौर से राजस्थान में ये कई लोग जो हैं वो पुराने ग्रंथ निकाल के और नहीं हुआ था। राजशाहियों की ये निकाल के कि ऐसा नहीं हुआ था और ये कहानी जो है वो दूसरों ने बनाई है, ये नहीं, बात क्योंकि भी आती है। दे डोंट वांट टू ओन दैट पास्ट। लेकिन मान सिंह जिसकी बहन की शादी हुई थी रॉयल मुगल हाउस में, तो ये सब राजपूत जो रूलर्स थे वो अपने वो भी कोई वो कहते हैं कि सब वो मान सिंह की बहन या वो नहीं थी, वो तो हरखा बाई थी जो कि एक दासी थी। अब देखिए मैं बता रही हूँ कि मान सिंह ने अपने दरबार में उसने कहा कि भाई अकबर के दरबार में तो लिखा जा रहा है। अब मेरी क्या व्यू पॉइंट है, जनरेशन विल आस्क मी भाई मान सिंह आपने क्यों किया ऐसे, तो वो अपने दरबार में अपना इतिहास लिखवा रहा था। All the Rajput rulers who were mansabdars of the Mughals, they were getting written a history from their point of view in their own court. तो कौन सा गंगा जमनी तहजीब है, और वो जो हिस्ट्री अपने ओन कोर्ट में लिखवा रहे थे, वो लिख रहे थे कि भाई हम तो अपने राज में वैसे ही इतने पावरफुल हैं जैसे पहले थे, और हमने तो, और नन ऑफ देम मेंशंस दैट देयर वाज एनी मैरिज अलायंस। और आपको पता है जब फारूक सियार मुगल एम्परर जब फर्रुख उनकी सियर, जब उनकी डेथ हुई थी, तो उनके पिता मुगल दरबार में जाकर अपनी बेटी को वापस ले आए थे। सो दे वर वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस। सो दीज आर ब्रॉडली सम ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड। ऐसे ये जो सीधी-सी बात है, जो सेपरेटिज़्म बोलते हैं जिसको, या जिसको टू नेशन थ्योरी बोलते हैं, दिस टू नेशन थ्योरी कम्स फ्रॉम द स्क्रिप्चर इटसेल्फ। तो इस पे तो मेरी बहुत स्टडी है इस पे, एंड द वो पॉइंट इज कि which ruler and which religious leader propagated that it was not two nations. They were all saying it's two nations. दे ऑलवेज सेड, और जो इनके जो सबसे बड़े जो माने जाते हैं देयर फोरमोस्ट थियोलॉजियन, जिनको वो तो उनको ऑनरिफिक दिया है ना कि क्या वो मुजद्दिद अल-फिसानी, द ग्रेट रिन्यूअर, शेख अहमद सरहिंदी, उनको तो वो भी कहते हैं ना, क्या उनका दूसरा एक नाम है ना, रब्बानी, शेख रब्बानी भी बोलते हैं। तो ये शेख अहमद सरहिंदी के जो मकतूबात हैं, जो उनकी ख़त किताबत है, वो आप पढ़ लीजिए, तो इट्स रेडली अवेलेबल, इंग्लिश ट्रांसलेटेड तो है, हिंदी ट्रांसलेशन प्रोफेसर महावीर प्रसाद जैन ने किया है,
वो कंपाइल कर रहे हैं, तो कर लेंगे तो फिर उसको मैं भी पब्लिश कर दूंगा अपने पोर्टल पे। तो वो तो ही रिपीटेडली असर्ट्स कि इनके साथ किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रखना है। उनको ये डर था कि भाई ये ताल्लुक रह के तो कहीं ये हिंदू नहीं बन जाए, ये हिंदुओं की तरह नहीं हो जाए। अच्छा, आपको पता है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के दौरान, मतलब ये तो बहुत पहले, तो उसके जो उलेमा थे वो कहते हैं कि भाई इस्लाम में तो लिखा है कि काफिरों को या तो दे हैव टू कन्वर्ट या उनको दे हैव टू बी किल्ड। तो दो ही चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे आप क्यों नहीं कर रहे? तो इल्तुतमिश बोलते हैं कि अभी हम डिश में नमक की तरह हैं, खाने में हम नमक की तरह हैं, हमारा नंबर इतना कम है। जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी देन वी विल डू इट, बट राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजिशन। तो ये डिबेट उनके शासन शुरू होके 10-15 साल के अंदर शुरू हो गया था। ज़ियाउर रहमान बर्नी की तो लेमेंट है ये। बिल्कुल। वो कहते हैं कि और जलालुद्दीन खलजी, उनका लिखा है कि भई आपको क्या लगता है कि मेरे ऊपर क्या बीतती होगी जब मैं देखता हूँ कि मेरी बालकनी के नीचे हिंदूज़ गाना गा के, नाच के गंगा जा रहे हैं अपनी मूर्तियाँ लेके। लेकिन जब तक हमारी संख्या नहीं बढ़ती तो हमको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। दिस वाज़ ऑलवेज़ कॉज़िंग देम एंग्विश। और फिर आपने ये उदाहरण दिया है शेख अहमद सरिंदी, उसके बाद तो इतना डॉक्यूमेंट है। हाँ, अहमद सरिंदी की बात तो पूरा का पूरा वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो पूरी लाइन है। फिर औरंगज़ेब ने तो फतवा आलमगीरी लिखवाई थी, इसमें तो सारी चीज़ें जो है। करा रहे हैं। जी हाँ, हिंदी में करवा रहा हूँ। एक्चुअली इसकी जो है 10 वॉल्यूम्स हैं, 10 वॉल्यूम्स हैं, 72 इसमें, 73 है, वन मोर देन द नंबर ऑफ हूर्स। वो इसमें बुक्स है। तो मैं इसके अभी हमने करीब 13-14 बुक्स ट्रांसलेट करवा दिए। अच्छा, ट्रांसलेटर छोड़ के भाग गया बीच पे। तो अब द सेकंड ग्रुप इज़ नाउ कमिंग कि वो पूरा इसको करेगा। सो इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, क्योंकि आप ये देखिए कि इसके उर्दू में ट्रांसलेशन हो गया, ओरिजिनल इज़ इन पर्शियन, यस। तो इसका उर्दू में ट्रांसलेशन हो गया, तो हम उर्दू ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट करवा रहे हैं। ओके। लेकिन उसके लिए जो भी व्यक्ति ट्रांसलेट करे उसको कम से कम 3 भाषाओं की जानकारी आवश्यक है, पर्शियन, उर्दू और हिंदी, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन है। साथ में अरबिक वर्ड्स भी बहुत आते हैं उसमें, तो वो भी उनको करने पड़ते हैं। और इसका ट्रांसलेशन एक बुक का, द बुक ऑफ ज़कात, सिर्फ एक बुक का ट्रांसलेशन इंग्लिश में अवेलेबल है, अच्छा। ओनली वन बुक। ओके। अदरवाइज यू कैन इमेजिन कि फतावा आलमगीरी वाज द मोहम्मदन लॉ यस, यस। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर। आल्सो यस। और ट्रांसलेशन जो ब्रिटिश जो है हर चीज़ का ट्रांसलेशन करते थे, उन्होंने सारे हिस्टोरियंस को ट्रांसलेट कर डाला। फतावा आलमगीरी उनको ट्रांसलेट नहीं करने दी गई, क्योंकि अगर वो ट्रांसलेट कर लेते तो उनके जो काजी वाजी और सारे जो बैठते थे कोर्ट्स में, इंटरप्रेट करते थे लॉ को, उनकी नौकरी और उनका जो दबदबा था वो जाता रहता। क्रिमिनल कोर्ट्स में मौलवीज ही बैठते थे। द ब्रिटिश वर नॉट इन्वॉल्व्ड, दे लेफ्ट इट टू द मौलवीज। So this is one aspect of the British judicial system that we need to take into account. दैट इज बिकॉज दिस वाज बीइंग Yes. यूज्ड। और जो लोग कहते हैं वो साफ, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि इसकी जो किताब सियर है, आपके थर्ड वॉल्यूम में है किताब सियर। सियर मीन्स इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्चुअली मीन्स रिलेशंस विद काफिर। तो उसमें सबसे पहला जो उसका जो आता है वो कहता है कि साहब की जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। अच्छा, very specific. तो इसमें से, और ये कोई इन्होंने यहाँ से नहीं लिया है, ये जो मरगिनानी की हिदाया है, जैसे आई थिंक इट वाज कंपाइल्ड इन द 11th सेंचुरी, और हिदाया में यही परिभाषा है, सेम डेफिनेशन।
हिदाया इज एप्लीकेबल टू द हनफी सेक्ट, जो यहाँ के सुन्नियों का जो सेक्ट है हनफी, उसी के ऊपर एप्लीकेबल है, उसका भी यही डेफिनेशन है। और उसको हू बहू इन्होंने फतावा आलमगीरी में ये इसको कोट किया है। जो कोई कहे कि जिहाद जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जिहाद जिहाद अकबर और जिहाद असगर होता है, उनको इनसे पूछ लीजिए कि साहब कि ये लिखा हुआ है आपकी फतावा आलमगीरी में, जो आपका मोहम्मदन लॉ रहा है थ्रू आउट, आज भी है, आज भी उसी के रेफरेंस से जो इनके जो मुकदमे हैं वो पर्सनल लॉ वाले वो सेटल होते हैं, तो उसमें तो ये लिखा हुआ है, उसको डिनाई करेंगे क्या, फतवा आ जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी आज की इस चर्चा के लिए, आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।